पुलिस के समझाने बुझाने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। जब उनको अंदर जाने के लिए उनको कहा गया तो वो उल्टा पथराव शुरू कर दिया। सर हम 2 रुपये ऐसे लोग कहाँ नजर आते हैं? ये बुलाए गए थे, ये बुलाए गए थे। आलम एक नामजद अभियुक्त है, उसके किसी से भी लिंक रहे हों, अगर इस घटना में उसका रोल पाया जाता है पुख्ता तरीके से तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका राष्ट्रवाद में। मैं हूं आपके साथ अनंत। कल जुमे के दिन देश के 9 राज्यों में हिंसा हुई। यह हिंसा हेट स्पीच के नाम पर हुई। पहले कहा गया कि विरोध प्रदर्शन अचानक हुआ, लेकिन अब तस्वीर साफ हो रही है कि हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, जिसमें बच्चों को ढाल बनाकर पत्थरबाजी कराना, गली और छत से पत्थर फेंककर गुरिल्ला वॉर कराना, जुम्मे की नमाज के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाना और बाहर से लोगों को बुला करके आगजनी कराना शामिल था। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रयागराज और सहारनपुर की पुलिस कह रही है। और यही कुछ झारखंड और बंगाल जैसे देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ। हालांकि वहां तक साजिश की बात पुलिस ने कही नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे साजिश रची गई, यह आपको हम शहर दर शहर बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में हुई हिंसा पर बड़ा खुलासा टाइम्स ऑफ नवाद पर हम करते हैं कि यहां पर आस्था का नाम लेकर हिंसा की गई, बच्चों को ढाल बनाया गया, गोरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, गलियों से छतों से पत्थरबाजी की गई। इसमें इनपुट्स ये भी कि जो लोग सीएए के आंदोलन में शामिल हुए थे वही लोग इस हिंसा में भी शामिल थे। इसमें AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेताओं का हाथ है, ये बात सामने। बिरयानी का ठेले लगाने वाले भी दोषी हैं, ये बात भी पुलिस की तरफ से कही गई है। और ये सारी बातें किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सामने लाई। जाने बुझाने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। जब उनको अंदर जाने के लिए उनको कहा गया तो वो उल्टा पथराव शुरू कर दिया। तो यहाँ पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया और रुक रुक कर वो छतों से आसपास से मिसाइल की तरह पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार पथराव कर रहे थे। लेकिन बीच में हमने रीइंफोर्समेंट बुलाया, यहाँ पर DM SSP भी मौके पर पहुँच गए थे, IG रेंज भी आ गए, अलग अलग गलियों में मोर्चा संभाला। और जो सिविल पुलिस के हमारे जवान थे, PAC के जवान थे, उन्होंने काफ़ी संयम बरतते हुए हल्का बल प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घटना कैसे घटी और क्या साजिशें रही हैं आपको बताएं, उससे पहले रांची में क्या साजिश सामने आ रही है यह आपको बताते हैं। यहां अचानक से पथराव शुरू होता है। यहां बच्चों को सामने लाकर के उनको ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आगजनी की जाती है, फायरिंग की जाती है, वाहन जो सड़कों पर मौजूद थे उन वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, आग लगाई जाती है। यह शक जताया जा रहा है कि रांची में हुई इस हिंसा के लिए बाहर से काफी लोगों को बुलाया गया था। पुलिस पर टारगेटेड पथराव किया गया, यानी पुलिस को निशाना बना करके पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो भीड़ और आगे बढ़ी। जैसा जैसा मालूम चला था कि मतलब वहाँ पे ईटा पत्थर मंदिर से पथराव हुआ है, तो फिर इसमें से वो लड़का लोग गाड़ी तोड़ने लगा, फिर मंदिर में भी ईटा चलाया, लड़का लोग जितना लड़का लोग था सब ईटा उटा चलाया। पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट पुलिस गोली चलाया, एकदम डायरेक्ट। हम लोग बूढ़ा हो गए हैं सर कि जब भी ऐसा कुछ हुआ मामला तो पहले आंसू गैस चला, उसके बाद लाठी उठी चार्ज हुआ, लेकिन कल का तो मामला एकदम ऑन द स्पॉट वाला था। और इसीलिए राष्ट्रवाद में कुछ सवाल आज हमारे हैं। पहला सवाल है कि बच्चों को बनाया ढाल और इसी के आड़ में शहर शहर बवाल। सवाल है कि क्या नीली टोपी और काला कपड़ा हिंसा का ड्रेस टूल बन चुका है। सवाल यह कि दूसरा शुक्रवार 9 राज्यों में यही पैटर्न गुरिल्ला वॉर। सवाल यह कि हेट स्पीच पर साजिश की क्या कहिए नई क्रोनोलॉजी है, और सवाल यह कि हेट स्पीच पर हल्ला और पत्थरबाजी पर चुप्पी आखिरकार क्यों साधी जा रही है, ये सेलेक्टिविज्म क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ इसी बीच कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रतन शारदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, RSS विचारक हैं। सुबुई खान हमारे साथ पैनल में एक्टिविस्ट हैं। देशरतन निगम हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ यास्मीन फारूकी हमारे साथ हैं, सदस्य हैं
एसडीपीआई से। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, और माजिद हैदरी हमारे साथ हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। लेकिन उससे पहले हमारे दो सहयोगी मनीष यादव और अनुज मिश्रा इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। सबसे पहले अनुज, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त ग्राउंड पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा के पीछे अब पुलिस क्या मानकर चल रही है? जी देखिए, जहाँ तक हिंसा की बात की जाए, जहाँ जहाँ भी हिंसा हुआ, जिन जिलों में हिंसा हुआ उसको लेकर फिलहाल पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। चाहे कानपुर की बात किया जाए, प्रयागराज की बात किया जाए, सहारनपुर की बात किया जाए, हर जगह जो है वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। और गिरफ्तारियों के बाद जो एक चीज सामने आ रही है वो कि कहीं न कहीं इस हिंसा की पृष्ठभूमि किस तरीके से तैयार की गई थी, किस तरीके से पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, और बाकायदा किरदार जो दिया गया वो कहीं न कहीं फ्रंट पर नाबालिग को रखा गया है। यानी जाहिर तौर पर किस तरीके से जो साजिशकर्ता थे उन्होंने नाबालिग को फ्रंट पे रखकर इस पूरी हिंसा को अंजाम दिलाया। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कानपुर हिंसा की, तो कानपुर हिंसा में निजाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही निजाम कुरैशी है जो मुख्य साजिशकर्ता के बेहद करीबी था और इस पूरी हिंसा की साजिश में उसका अहम रोल रहा है। यानी दूसरा मास्टरमाइंड जो है वो एक तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और जाहिर तौर पर जहां तक बात किया जाए हयात की, तो हयात इस वक्त पुलिस रिमांड पर है। ऐसे में निजाम कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद दोनों को आमने सामने बैठाकर अनुज, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी मनीष यादव लगातार हमारे साथ बने। मनीष, प्रयागराज में कल हिंसा भी हुई थी, उस हिंसा के पीछे की क्या इनपुट्स फिलहाल पुलिस के सामने आ पाए हैं? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज, एक तो इस हिंसा का जो मास्टरमाइंड था वो जावेद पंप, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके कुछ सहयोगी हैं, उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा AIMIM का जो पदाधिकारी है शाह आलम, उसकी भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध है। हालांकि पार्टी उसका बचाव कर रही है, कह रही है कि उसके कार्यकर्ताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसके पास साक्ष्य है जिसके आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंची है कि शाह आलम की इस पूरे मामले में भूमिका है। अब तक 68 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मामला हालांकि शांतिपूर्ण है, लेकिन अभी जो अंदर की गलियां हैं वहां पर हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 5000 लोग हैं इस बलवा को करने वाले, तो ऐसे में अब उनकी पहचान के लिए वीडियोग्राफी में जो तस्वीरें आई हैं उनका सहारा लिया जा रहा है। एक पोस्टर बनाया जाएगा, जैसे कानपुर में जगह जगह चस्पा किए गए थे, वैसे ही अटाला इलाके में जगह जगह गलियों में चस्पा किए जाएंगे ताकि पुलिस को सहयोग मिल सके और उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष, आपका हम तो जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अनुज मिश्रा, आपका हम तो जुड़ने के लिए मैं वापस मेहमानों को रुक करना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा माजिद हैदरी आपसे कि ये कौन सी हेट स्पीच का विरोध का तरीका है कि बच्चों को ढाल बना करके पत्थरबाजी और आगजनी की जाए? जी बिल्कुल जनाब, सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूं जो हमारी पुलिस पे दंगाइयों ने हमला किया, और मुझे पूरा यकीन है हमारी बंगाल की पुलिस उन दंगाइयों के पोस्टर निकालेगी। मेरी ममता दीदी से अपील होगी कि वो तमाम जो दंगाई हैं जिन्होंने पुलिस पे हमला किया उनके पोस्टर निकाले जाए, क्योंकि एक साहब जो पकड़े गए हैं उनका नाम माजूम डार है, जिन पे बंगाल पुलिस ने आरोप लगाया कि उनने दंगे किए। तो दंगे जब आप देखते हैं ना, आप केवल यूपी में दंगे नहीं देखिए, जहां यूपी की जो पुलिस है वो केवल एक समुदाय के लिए काम कर रही है। अब बंगाल की पुलिस भी देखिए कि बंगाल की पुलिस पे हमला करो का नाम जो है वो भाजपा से जोड़ा जा रहा है जी। तो या तो आप दोनों की निंदा कीजिए या तो आप बात नहीं कीजिए। नहीं, इसमें या किंतु परंतु का माजिद हैदरी सवाल ही नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए, इसका तो सर सवाल ही नहीं है। जो भी लोग संलिप्त हैं, चाहे उनके नाम के आगे कुछ भी लिखा हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, निंदा सबकी होनी चाहिए। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, इस सारे हालात की वजह क्या है, इस सारे फसाद की जड़ क्या है। वो जो दो जड़ें हैं इस फसाद की, जिनका एक का नाम नूपुर शर्मा है और दूसरे का नवीन जिंदल है, अभी तक वो पकड़े नहीं गए। बेचारे यूपी में कानपुर में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनने हाथ में कंकर उठाए वो तो थानों में बंद हैं, लेकिन ये दोनों साहब बाहर घूम रहे हैं। तो आप समझिए, अगर देश में जज्बात खराब हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? माजिद भाई, मेरे दो आपत्तियां यहाँ पर आपके इस पूरे सवाल को लेकर के, उस इन्हीं को लेकर मैं सुबही खान के पास भी जाऊंगा। सुबही खान, मुझे बताइए कि अगर नूपुर शर्मा या बाकी जो लोग हैं जो कि पहले प्रवक्ता हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, पकड़े नहीं गए, तो क्या बच्चों को ढाल बना करके पत्थरबाजी करना, आगजनी करना जस्टिफाइड हो जाता है क्या? और बच्चे अपने आप तो आ नहीं गए होंगे, जो मासूम बच्चे हैं उनको लाया गया होगा,
ये स्ट्रेटेजी बनाई गई होगी, बच्चों को ढाल बनाइए, इनके ऊपर कोई कुछ करेगा नहीं, पीछे से हम आगजनी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी माँ बाप को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज अगर आपके बच्चे के हाथ में पत्थर दिया जा रहा है, कल उसी बच्चे के हाथ में चाकू होगा, परसों उसी बच्चे के हाथ में तलवार होगी, फिर वो AK-47 लेकर निकलेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो मानसिक तौर पे इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड कर दिया जाएगा कि वो अपने अंदर बॉम्ब बांध के सुसाइड बॉम्बर बनने को भी तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आतंकवादी बनाए जाते हैं। तो आज माँ बाप का भी ये कर्तव्य है कि जो संगठन या जो व्यक्ति या जो राजनीतिक दल अपने निजी हित साधने के लिए हमारे बच्चों को आगे कर रहे हैं, हमारा इस वक्त परीक्षा का समय है कि हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालें, उनको रोकें। जो माँ बाप देखें कि बच्चा बाहर पत्थरबाजी करके आया या पत्थर हाथ में लेकर जा रहा है, उसको पकड़ के घर में बैठाइए, उसको 2 थप्पड़ लगाइए। कल को अगर वो अपराधी बनेगा तो नुकसान किसी हिंदू का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा। खासतौर से उन माओ का होगा जिन्होंने उस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में पाला है। ये महत्वपूर्ण मैसेज मैं देना चाहती हूँ। दूसरी बात, माजिद जी ने जो ये बात कही कि अगर नुपुर को और नवीन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये चीज खत्म हो जाएगी, इस बात पे मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है। क्योंकि नागरिकता कानून के विरोध में जब ये लोग देश जला रहे थे, उस नागरिकता कानून में तो मुसलमान शब्द भी नहीं था। इन्होंने अफवाह फैलाई। देखिए, मैं एक सेकंड माजिद हैदरी, एक एक करके बात करेंगे सर। आपको कोई भी आपत्ति होगी माजिद हैदरी, मैं आपके पास में आऊंगा, आप सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट बना करके उनका काउंटर कीजिएगा, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं। जी जी, नागरिकता कानून में ये लोग कह रहे थे मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। उस कानून में मुसलमान शब्द भी नहीं था, किसी की नागरिकता नहीं गई, लेकिन ऐसे ही दंगे कराकर जानें बहुत सी चली गई। शाहीन बाग में इन्होंने मुसलमानों को वर्गला के बैठा दिया, ठंड में 4 महीने के बच्चे को लेकर औरतें बैठा दी, वो 4 महीने के बच्चे की जान चली गई ठंड से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्हें मौका चाहिए होता है, ये एक पैटर्न है। आज नुपुर एक स्केपगोट बन गई है, कल CAA था, उससे पहले NRC था। कभी भी कोई भी ऐसा मौका उठाते हैं जिससे लोगों की भावनाएं भड़काकर सुबह खान में वापस उठूं। रतन शारदा जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कल प्रयागराज में हमने देखा कि 12 साल 14 साल के बच्चों के हाथ में पत्थर दे करके उनको ढाल बनाकर खड़ा कर दिया गया था। क्या उन 12 14 साल 13 साल के बच्चों को समझ भी आ रहा होगा कि हेट स्पीच होती क्या है? ये जो पीछे उनके चेहरे जो खड़े, जिनको वो शायद जानते भी हों, ये लोग क्यों पत्थर लेकर पत्थरबाजी कर रहे हैं? उनको तो ये नहीं लग रहा कि आगे उपद्रव फैलाने के लिए एक ट्रेनिंग उनकी चलाई जा रही है? देखिए, माजिद हैदरी कश्मीर से हैं, इनको पता है कि बच्चों का, महिलाओं का प्रयोग सबसे पहले कश्मीर में हुआ था, बार बार हुआ था। वही प्रयोग बाद में CAA के दौरान हुआ। जैसे सुबुही जी ने कहा कि ढाल बनाकर डरपोक लोग पीछे से हमला करते हैं, इसलिए बहादुरी की बात ना करें। ये सबसे कमजोर डरपोक लोग हैं और घटिया किस्म की एक व्यवहार है कि आप महिलाओं को और बच्चों को आगे खड़ा करो और उसके बाद जो अपराधीकरण होगा इसके लिए जिम्मेवार होगा। जड़ की बात करते हैं, मुझे बताइए कि नूपुर के पहले 15 दिन जो शिवलिंग को लेकर और ज्ञानवापी के लोग जिस तरह के मजाक, जिस तरह के भद्दे मजाक और ये सारा वातावरण खराब किया गया, उसके लिए जिम्मेवार कौन था? और अगर उसके पीछे जाएंगे तो कश्मीर में जड़ें कौन सी? 1990 छोड़िए, अब जब वहां पर कश्मीरी हिंदू और मुसलमानों को मारा जा रहा है, उसकी जड़ें कहाँ है? तो यहाँ आके अपनी नई तरीके की टोपी पहन के खुद को अच्छा मुसलमान बताने के लिए आप इस तरह का एक घृणा का शुरू करेंगे वातावरण और अच्छी असली को रूट में जाएंगे नहीं। सुबही जी ने उदाहरण दिए, मेरा एक आर्टिकल आ रहा है जिसके अंदर मैंने उदाहरण दिया 1963 से लेकर, अलग सा मौत चली इसराइल में, दंगे हुए भारत में, यहाँ पर बाद में अपना ये मंदिर तोड़े गए कश्मीर के अंदर 1986 से 1990 तक, बाबरी के पहले, और यहाँ पर जब और जितने भी कांड हुए CAA के समय, रोहिंग्या के समय, 2016, उस 2012 उस समय जो दंगे इन्होंने किए उसमें कौन सा हिंदू इन्वॉल्व था, कौन सा उसके अंदर टीवी इन्वॉल्व था, कौन सी नूपुर शर्मा इन्वॉल्व थी? तो ये तो बहाना चाहिए शक्ति प्रदर्शन का, हर थोड़े साल में कुछ ना कुछ बहाना करके शक्ति प्रदर्शन करना, गवर्नमेंट की ताकत को ललकारना और शरिया को लागू करने के लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को धता बताते हुए किसी न किसी प्रकार से ऐसा वातावरण खड़ा करना। सर, शरिया तो नहीं, इस देश में संविधान था और संविधान ही सर्वोच्च रहेगा। कोई ऐसे फ्रिंज एलिमेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। इन्होंने निंदा की, जब सर तन से जुदा हुआ। आज एक MIM वाले ने कहा कि उसको काट देना चाहिए। कश्मीर में एक नमाजी ने कहा कि उसको मार देना चाहिए, जला देना चाहिए। कोई माई का लाल यहाँ जो खुद को सेक्युलर कहने वाला, लिबरल कहने वाला, खड़ा हुआ क्या? एक खड़ा नहीं हुआ। ये इनकी औकात है।
डरते खुद है ये लोग और लोगों को शिकार बनाते हैं, उसको कुछ नहीं कहेंगे। अरे अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो शरिया की शर्तें क्यों लागू कर रहे हैं आप? सरपंच से जुदा कहां से आए इस देश के अंदर? अगर कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, कोर्ट में केस है, उस पर जाइए। फिर आप कहते हैं गिरफ्तार कैसे नहीं किया? अरे आप उनको मारने वाले हैं। कमलेश तिवारी और भरवाड़ को आपने मार डाला, अब उसने माफी मांगी तो भी मार डाला, और अभी आप कह रहे हैं कि उसको खुला छोड़ देता कि आप उसको मार सके। इस प्रकार से एक महिला के साथ आप फांसी के वहां पर तार पे लटकाते। हमारे साथ पैनल में एक महिला और है, यास्मीन फारूकी हमारे साथ है, सदस्य हैं एसडीपीआई की। मैं रतन शारदा साहब आपके पास वापस आऊं। यास्मीन फारूकी जी, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये कौन सा धर्म इजाजत देता है? मेरे यकीन में कोई धर्म इसकी इजाजत नहीं दे सकता कि आप 14 साल 12 साल के बच्चों में के हाथों में पत्थर पकड़ा करके आप उनको भेज दीजिए दंगा करवाने के लिए, उपद्रव फैलाने के लिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ और मैं ये मानती हूँ कि हमें इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए अगर हुई हैं तो, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। अगर का मैम सवाल नहीं है, अगर आप कहेंगी तो मैं वही तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दोबारा दिखा भी सकता हूँ जी। बाद में भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा जी, व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगी कि क्या मैटर है। अभी जनाब भाई साहब फरमा रहे थे कि मैं ये एक बात बीजेपी वालों से पूछना चाहती हूँ, ये कब तक पुराने ज़माने में जिएंगे? कब, जब अपना मामला आता है, देखिए एक तो हमारे साथ मुश्किल ये होगी है कि हम भारतीय कहने के बजाय हम हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं जी। हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। हम भारतीय हैं, वो गलत हैं, वो सही हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं उठ के चली जाऊंगी अगर बीच में ये बोले तो। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती। भारतीय हैं हम भारतीय बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं। हम कब तक हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन को रोते रहेंगे? हमारी आज़ादी को बहुत साल हो गए। हमें प्रॉब्लम ये है कि जो गलत है उसे सबको, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ गलत है, क्या ये बैठ के अभी मेरे सामने इस चैनल पे ये कहेंगे कि जब रामनवमी पे मस्जिदों के आगे नारे लगाए जा रहे थे वो गलत था या नहीं था? या जब ये कहा जा रहा था कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, क्या वो गलत नहीं था? अगर ये गलत था, मैं ये कहती हूं यास्मीन फारूकी, मुझे आप ये बता दीजिए, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो कि अगर वो धार्मिक नारे गलत थे तो क्या उनका गलत होना, वो धार्मिक नारे लगना आज की तारीख में हिंसा को जस्टिफाई करता है क्या? 12-13 साल 14 साल के बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उनको कंप्यूटर की डेस्क पे बैठकर उनको पढ़ना चाहिए। वो जस्टिफाइड करता है? आप कहां धर्म के नाम पर कि फलाना किसी ने कोई नारा लगा दिया तो उनके हाथ में पत्थर लेकर के आने को आप जस्टिफाई कर रही हैं मैम? क्या आप वो जस्टिफाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी, क्या आप वो जस्टिफाई करोगे कि मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? क्या वो जस्टिफाई करोगे? यास्मीन फारूकी जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। जस्टिफाई करती हूँ, आपके घर में परिवार में खानदान में बच्चे होंगे, उनके हाथ में आप क्या देखना चाहेंगे? अगर बीजेपी वालों के, यास्मीन जी एक सेकंड, मैं सिर्फ आपके 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा मैम। और कहिए कि दोनों बातें गलत। यास्मीन जी एक सेकंड बस, मैं 10 सेकंड लूंगा आपके जी। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि जो आपके परिवार में, खानदान में जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे जो हैं, उनके हाथ में आप क्या देखना चाहेंगी? चाहे किसी ने कोई धार्मिक नारा लगाया हो, चाहे कोई कहीं कुछ भी कर रहा हो, उनके हाथ में आप क्या देखना चाहेंगी? उनके हाथ में आप तलवार, डंडा, पत्थर, पेट्रोल बम देखना चाहेंगी या उनके हाथ में आप किताब और कलम देखना चाहेंगी? मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूं, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैं किसी तरफ की बात नहीं कर रहा यास्मीन जी, मैं किसी तरफ की बात नहीं कर रहा। मैं तो सब बच्चों के हाथ में किताबें, आपके नाते रिश्तेदारों में बच्चे होंगे, किसी की बुआ आप लगती होंगी, कि माँ भी होंगी, बहन भी होंगी, चाची भी होंगी, उन तमाम रिश्तेदारों की, उन तमाम बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, उनके हाथ में आप क्या देखना चाहेंगी? मेरे बेटे, मैं भी उन्हीं तमाम बच्चों की बात कर रही हूं जो कल मेरा मुस्तकबिल है, कल वो नौजवान जो मेरी देश का मुस्तकबिल है। मैं उन सबके लिए तकलीफ में हूं। ये बात करते हैं ये लोग हिंदू मुसलमान की, और मैं बात कर रही हूं दोनों की, कि मैं उनके लिए भी, हाँ मैं मान रही हूं, मैं उनके लिए भी तकलीफ में हूं और मैं इन लोगों के लिए भी तकलीफ में हूं। यास्मीन फारूकी जी, मैं चाहूंगा कि पहले शुरुआत आप ही कर दें, नजीर आप ही यहां से कायम कर दें, उन तमाम लोगों को डांटते हुए, उनकी भत्सना करते हुए, जिन लोगों ने बच्चों के हाथ में पहले तो पत्थर हाथ में दे दिए, और दूसरा अपील यह भी कर दीजिए कि अगले शुक्रवार जैसी शांति ऐसी होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई होगी।
अगला जुमा की नमाज ऐसी होगी जैसे पहले कभी नहीं होगी, इतनी शांति के साथ, सौहार्द के साथ, सहृदयता के साथ। जवाब दे दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मुझे उन प्रोफेसर साहब से भी हमदर्दी है कि जिनको मुंह से बोलते ही जेल में डाल दिया गया। ये बात कर रहे हैं एनआरसी की, जो अभी मैडम बात कर रही थी। मुझे एक बात बताइए, उमर खालिद किस बात की सजा भोग रहा है? वो सारे लोग, जब आप औरों की बात सुनते हैं तो मेरी भी सुन लिया कीजिए। देखिए, ज्यादतियां जब बढ़ जाती हैं ना, आप हर जगह शिवलिंग ढूंढने लगोगे। देखिए, जनता की कोई भी हो, चाहे उनके दिल की भी सुन लिया कीजिए कि जब वो भर जाता है पैमाना। आपके दिल की बात मैंने सुनी है। मैं चाहूंगा देशोत्तर निगम अब आप जरा इस बारे में बताएं और कानूनी पर्सपेक्टिव बताएं कि जिस वक्त शिवलिंग को अलग अलग जगह खोजा जा रहा था, कुछ फलों के चित्र सामने रखे जा रहे थे, जो सड़क पर जो पिलर लगे होते हैं उनका नाम लेकर के मजाक उड़ाया जा रहा था, तो क्या वो इंटॉलरेंस नहीं थी? एक सेकंड यास्मीन जी, मैं आ रहा हूं, बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ हैं, मैंने आपको काफी वक्त दिया, आपके साथ मैंने रूबरू होकर 1-to-1 बात भी की। देशोत्तर निगम जी, तो क्या वो इंटॉलरेंस नहीं थी? शुक्रिया, वहां पर सहने की हदें पार नहीं हो गई थी? यहाँ पर यह गलत था कि जो नुपुर शर्मा का बयान था उसकी भर्त्सना की गई, नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी। अनंत जी, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, आपने बहुत ही ऐसे उदाहरण दिए हैं, इसके अलावा ऐसे उदाहरण, ऐसे भद्दे उदाहरण है वहां पर जिसका कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। गालियां दी हुई हैं और ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन किसी भी हिंदू ने सर तन से जुदा का नारा नहीं दिया, ना सड़क पे आया, ना उसने हिंसा करी। रही नूपुर शर्मा की बात, देखिए मैं कानूनी बात बता दूं आपको, नूपुर शर्मा का मामला हमारे न्यायालय में है। बिल्कुल। और न्यायालय में जब चीजें जाती तो न्यायालय सवाल पूछता है। वो 3 सवाल पूछेगा जो मुझे लगते हैं, जो मेरी तजुर्बा है वकालत का, क्या नूपुर शर्मा ने सच बोला या नहीं बोला। रतनलाल जी का न्यायालय, क्योंकि अगर सच बोला, क्योंकि वही बात मैंने जाकिर नायक के मुंह से भी सुनी है, बहुत सारे मौलवियों के मुंह से सोशल मीडिया पे सुनी हुई है। दूसरा, क्या उनको उकसाया गया टीवी चैनल पे बैठ के? क्योंकि हमारे यहाँ जब उकसाया जाता है तो कानून आपको अधिकार देता है कि उसके प्रति प्रतिकार करने का, ये कानून में अधिकार प्राप्त है आपको, मर्यादा में रहते हुए। तीसरा, क्या उनका बोलने का लहजा खराब था या नहीं खराब था? ये 3 सवाल उठेंगे, इस पे कोर्ट आपका संज्ञान लेगा और हम सड़क पे नहीं डिसाइड कर सकते हिंसा करके कि क्या फैसला आएगा कोर्ट का। तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें बड़ी क्लियर है, न्याय व्यवस्था है, सड़क पे आप हिंसा नहीं करेंगे जी। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 12 से 18 साल के जो लड़के हैं जिनको पत्थर देके मदरसों में पढ़ा के सड़क पे भेज दिया गया है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम है। कल को इनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनको लोन नहीं मिलेगा अगर ये अभियुक्त अगर कल को दोषी साबित हो जाते हैं, इनको बड़े इंस्टीट्यूशंस में दाखिला नहीं मिलेगा, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। ये इनको नहीं बताया जा रहा है, कल को ये दिक्कतें इनको झेलनी पड़ेंगी। तीसरा, मैं बता दूं, ये जो अचानक कानपुर में हुआ या प्रयागराज में हुआ, ये अचानक नहीं हुआ। ये जो ऑल इंडिया आपने हिंसा देखी है, सुनियोजित है, नियोजित है, पूरी मंशा के साथ की गई है। और आप वेट करते हैं बहुत दिन, जिस दिन प्रेसिडेंट, सीएम और प्राइम मिनिस्टर तीनों वहां पर होते हैं, जैसे ट्रम्प के वक्त में दिल्ली में दंगा हुआ, वो आप वेट करते हैं उस दिन का और आप इस तरह के दंगे करते हैं। तीसरा, बेंगलोर में गुरिल्ला वॉरफेयर जैसा हुआ था, 2 घंटे के लिए आए, तहस नहस किया, अंदर चले गए। वही गुरिल्ला वॉर जो आपकी बात कर रहे हैं वही हुआ। एक पैटर्न देखने को मिलता है इस पैटर्न। और दूसरा, ये फ्राइडे के दिन ही क्यों होता है? फ्राइडे का दिन इतना पवित्र माना जाता है मुसलमानों में और इतना पायस प्रेयर होती है पवित्र, जिसको आप देशोत्तर निगम जी, इस बात का जवाब मैं सुबुई खान से यास्मीन फारूकी से लूं, उससे पहले छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा कि अजय वर्मा भी दे इस मामले को लेकर। अजय वर्मा, मुझे बताइए कि जो देश के अलग अलग शहरों में, हिस्सों में हिंसा हुई, क्या आप जस्टिफाई मानते हैं कि हेट स्पीच के जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाने के लिए आप कहीं भी आगजनी कर दीजिए, पत्थरबाजी कर दीजिए? हेट स्पीच तो अनंत जी चलती चली आ रही है, 2014 से ज्यादा चलन पड़ी। हिंसा और भर्त्सना तो पहलू खान की भी होनी चाहिए थी जब उसको किया गया था। हिंसा तो वही पुलिस इंस्पेक्टर को तस्करों ने मार दिया था, उसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए थी, फिर उनको माला पहनाई जाती है सरकार के लोगों के द्वारा। हिंसा तो पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस की हिंसा, तो एक दिल्ली में 2016 में डॉक्टर मार दिए गए थे लोगों के द्वारा, आज तक उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर को 6 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला, उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। अगर आप उदाहरण देखेंगे तो सारी डिबेट उदाहरणों में कट जाएगी। मुद्दा उदाहरण का नहीं है, मुद्दा यह है वर्तमान में कि देश में जो हालात चल रहे हैं, ये जो नकली व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर यूनिवर्सिटी पर
सुबह उठते ही 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से आंख खुलने के बाद हिंदू मुस्लिम हिजाब पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, एक यूनिवर्सिटी प्रायोजित कार्यक्रम ये किस उसके तहत चल रहा है। लोग गुड मॉर्निंग और भगवान का नाम, अल्लाह का नाम, ईश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम लेने के स्थान पर वो उसमें केवल एक चीज भरी मिलती है फर्जी यूनिवर्सिटियों की। तो ये चीजें कौन करता है अजय वर्मा जी? ये मैसेजेस आपको कौन भेजता है? देखिए, ये 100 ग्रुप ऐसे बने हुए हैं और उस ग्रुप में गॉडसे के विचारधारा के लोग। अजय वर्मा जी, अगर आप ऐसे किसी ग्रुप के सदस्य हैं तो आपको किसी जानने वाले ने आपको उसमें ऐड किया होगा ना सर? देखिए, मेरे सुन लीजिए, मेरा तो नंबर अनंत जी सैकड़ों लोगों के पास है, मेरे पास तो सैकड़ों ग्रुप हैं, कोई भी कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। मैं तो बहुत सारी चीजें देखता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ चलन जो चल रहा है अनंत। हाँ। और उस चलन को हमें सिविक सेंस खत्म होता जा रहा है लोगों में, सोशल फैब्रिक खत्म होता जा रहा है। देश को बचाने के लिए सत्ता तो आप अजय वर्मा जी, मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल मैं चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी पर जरूर दें। बुनियादी सवाल मेरा सिर्फ ये है कि हेट स्पीच होती है, जिसने हेट स्पीच दी उसके ऊपर पार्टी की तरफ से कार्रवाई होती है, जिसने हेट स्पीच दी वो खुद माफी मांगता है, जिसने हेट स्पीच दी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, मामला कोर्ट में। तो अब कोर्ट फैसला करेगा या सड़कों पर पत्थरबाजी करते हुए फैसला होगा? मैंने मान लिया कि वो दो लोग चिन्हित हो गए, वो तो मौरे हैं। गिरिराज किशोर जी की हेट स्पीच आपको वीडियो भेज दूं, अनुराग ठाकुर की वीडियो भेज दूं, जो दिल्ली में धर्म संसद हुई थी उसकी वीडियो भेज दूं, हरिद्वार की वीडियो भेज दूं। और जो लोग कहते हैं सर कि अगर मेरी बहन के साथ गलत हुआ होता, अगर मैं वहां पर होता तो मैं चाकू भोंक देता, वो हेट स्पीच नहीं है क्या? कितनी हेट स्पीच के आपको अनंत जी मैं अगर वीडियो भेजूं, और मैं दिल्ली में कपिल मिश्रा की हेट स्पीच की भेज दूं, मैं दिल्ली में प्रवेश वर्मा के भेज दूं, ये सब चीजें सिवाय एक तरफा कार्यवाही उचित नहीं है। आप सबका ध्यान रखिए, आप देश में सबकी सरकार सबके लिए बनी है, सबका साथ और सबका विकास। ऐसा नहीं कि सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास। देश की सोशल फैब्रिक बचाइए, देश के भाईचारे को बचाइए। राहुल गांधी का बयान याद होगा अजय वर्मा जी, उसका भी आप साथ में नाम ले दीजिए। हिंदुस्तान में तो देखिए, हिंदुस्तान का जो नाम अजय वर्मा जी, राहुल गांधी की वो स्पीच क्या हेट स्पीच के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है? जिसका मैंने जिक्र किया कि जो गए थे किसी विक्टिम से मिलने के लिए और कहा कि तुमने अखबार में नाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि मैंने पढ़ा होता तो मैं चाकू भोंक देता। वो किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं थी, वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं थी। हाँ। वो किसी अच्छा, चाकू मारना ठीक लगता है आपको? वो हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आती। मैं कह रहा हूँ चाकू भोंक देना किसी में ठीक लगता है आपको? हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आती। आप कैटेगरेशन ही करना नहीं जानते हैं अनंत त्यागी जी। व्हाट इज द कैटेगरेशन? आप तुलनात्मक अध्ययन तो सही करिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र में। अच्छा, हम तुलना छोड़ देते हैं, हम तुलना छोड़ देते हैं सर। अजय जी, हम एक ही एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं कि कल प्रयागराज में जो 12 से 14 साल के बच्चों के हाथों में पत्थर थमाए गए, सहारनपुर में जो हिंसा हुई, झारखंड में जो पुलिस वालों के साथ हिंसा की गई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो आगजनी हुई, हाईवे जाम किया गया, पुलिस वालों के साथ हिंसा की गई, आप मुझे खाली इनका तुलनात्मक अध्ययन बता दीजिए, ये ठीक था क्या? मैं बता देता हूँ। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, शांति प्रिय देश है, एक मर्यादित भाषाओं का देश है, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। इस तरह की कोई भी चीज अगर कोई भी पार्टी या किसी के द्वारा प्रायोजित की जाएगी वो बड़ी निंदनीय है। वो बड़ी निंदनीय है इस तरह से, जो किस तरह से लेकिन इसके पीछे के जो कारण है उसके कारणों के बारे में अगर आप उपचार आपके पास अगले 30 सेकंड है अजय वर्मा जी, मुझे वो कारण जस्टिफाई कर दीजिए जिनकी वजह से ये ऐसी चीजें होना जस्टिफाई आपको लगता है। उसके बाद चलो बाकी मानो की बात। 30 सेकंड में आप मुझे कारण क्रमबद्ध कर दीजिए जिन कारणों से आपको लगता है कि कोई आगजनी कर रहा है, कोई 12-14 साल के बच्चे के हाथ में पत्थर दे रहा है, कोई पुलिस वालों पर गोली चला रहा है, तो ठीक है। अब मेरे 30 सेकंड तो शुरू करिए अनंत जी, आप शुरू से जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि उसके पीछे ये जो इस वक्त देश में, प्रदेश में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शहर में, गलियों में, मोहल्ले में जो एक ही टारगेट हिंदू मुस्लिम, हिजाब, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये टेक्नों में जाओ, ऊपर जाओ। अरे भाई, आप विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, नौकरी की बात करिए, जीडीपी की बात करिए, पेट्रोल डीजल की बात करिए, ये आप घर के चूल्हे की बात करिए, सिलेंडर की बात करिए, कैसे आगे बढ़े बच्चे हमारे, कैसे संसार में नाम कमाए, भारत कैसे हमारा विश्व गुरु बने। अब बताइए, बांग्लादेश जैसी छोटी छोटी कंट्री भारत को धमका रहे हैं, लिख रहे हैं वहां के राजदूतों को बुलाकर कि ये क्या हो रहा है, इससे क्या छवि जाती है, क्या मैसेज ठीक है सर आपका? इस 30 सेकंड में आपने कोई एक कारण नहीं दिया मुझे अजय जी, जिसकी वजह से आप बता पाए हो कि भाई ये हिंसा जस्टिफाइड थी। माजिद हैदरी, मुझे बताइए सर, अजय वर्मा भाई तो आपको सलाह दे रहे हैं कि रोजगार की बातें कीजिए, बाकी बातें कीजिए, कहां आप हिंसा के चक्कर में लगे हुए हैं? इकलौता रास्ता है क्या? 30 सेकंड में देखिए भाई, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे किसी को उकसाएं ना,
पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत सही कहा कि 12 से 14 साल के बच्चों के हाथ में कल पत्थर थे। कितना अच्छा होता कि आज सुबह वहां पे योगी जी खुद उन बच्चों के लिए एक एक लॉलीपॉप और एक एक लैपटॉप लेके जाते। लेकिन आज यूपी में क्या हो रहा है, आज यूपी में बुलडोजर चल रहा है। दूसरी बात देश रतन निगम जी ने कही कि बोला 15 दिन तक ये सोए थे, 15 दिन बाद एक सेकंड में छोटा सा संशोधन सर कर देता हूं, उसके बाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। बुलडोजर जो चल रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है वो उन लोगों के ऊपर हो रही है जिन्होंने उन बच्चों के हाथ में पत्थर थमाए थे, जो असली गुनाहगार है उनके ऊपर हो रही है और वो हकदार है कार्रवाई के। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। कानूनी ताकत नहीं है, बुलडोजर एक मशीन है, उसको कानून ने अभी कोई अधिकार नहीं दिया बुलडोजर चलने का, ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल काम हो रहा है वहां। दूसरी बात, देश रतन निगम जी ने कहा कि 15 दिन ये कहां सोए थे, 15 दिन बाद इन्होंने हंगामा कार्रवाई होती, कोर्ट में केस जाता। बिल्कुल, एक सेकंड मैडम, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इसका जवाब देना चाहूंगा जो कानून। जी मैं आ रहा हूं सर आपके पास। देखिए मैंने अभी अपने 30 सेकंड पूरे नहीं किए, मुझे बस 15 सेकंड और चाहिए जी। देश रतन निगम जी ने कहा कि 15 दिन ये लोग सोए थे, 15 दिन के बाद अचानक जुमा के दिन जागे और हंगामा किया। भाई आप लोग 500 साल से ज्ञानवापी मस्जिद पर सोए थे, अचानक आपने इतना हंगामा कर दिया कि जिसके नतीजे में पूरे देश में आप लोगों ने हिंदू यहाँ भी थोड़ी सी आपत्ति है सर। अब मुझे बताइए ज्ञानवापी के मामले में कोई एक मुझे वाकया बताइए जहां पर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया हो, या हिंसा की गई हो, या फिर आगजनी की गई हो, या पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए हों, या बच्चों के हाथ में पत्थर देकर के पुलिस वालों के ऊपर भड़काया गया। आदर करता हूं इस सवाल का। मैं हिंदू भाई, सबसे पहले आप एक बात सुनिए, मैं शिव जी का बहुत आदर करता हूं, दिल से आदर करता हूं, और उतना आदर करता हूं कि शायद कोई हिंदू भाई भी नहीं करता। लेकिन एक बात आप सुनिए यहाँ कि जो ये ज्ञानवापी का मामला था, ये उठाने की जरूरत ही क्या थी? जब पिछले 500 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज क्या ऐसा हो गया कि आज आपको वो मस्जिद? अच्छा माजिद हैदरी काम करते हैं सर, आपने कहा कि आप हिंदू धर्म का बहुत आदर करते हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जरा उन तस्वीरों पर माजिद हैदरी का क्या कहना है वो भी मुझे बताइएगा। मैं दिखाऊं आपको कि क्या क्या सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी शिवलिंग को लेकर के। नहीं देखिए आपकी निगाहों से अछूती तो रही नहीं होंगी सर। हम यहाँ भाईचारे के लिए आए हैं कि हिंदू मुस्लिम सर भाईचारे में सेलेक्टिविज्म नहीं हो सकता माजिद हैदरी। भाईचारे में सर सेलेक्टिविज्म नहीं हो सकता। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि किसी एक का गलत है तो किसी दूसरे का गलत सही है, आप उसको छिपा जाएं। नहीं, मैं तो मोहन भागवत जी के साथ हूं। उनने कहा मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, तो बंद कर दो इस मामले को, खत्म कर दो, बात बंद, खत्म हो जाए बात। अच्छा मैं शुरुआत आपसे करता हूं ये सवाल लेकर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। माजिद हैदरी, जो नारा दिया गया कि सर तन से जुदा, समर्थन करते हैं क्या? जी देखिए, हमारे संविधान हाँ या ना सर? जुदा की इजाजत, संविधान क्या कहता है वो हमने देखा, पढ़ा सभी ने। सर तन से जुदा का समर्थन करते हैं क्या? देखिए ये संविधान के खिलाफ जो चीज, हाँ या ना सर? माजिद हैदरी, बहुत आसान सवाल का बहुत आसान जवाब दे सकते हैं आप। सर तन से जुदा का माजिद हैदरी समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? देखें वो उस पर टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, जो संविधान में चीज नहीं है मैं उस पर नहीं। सर समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए समर्थन या सर मेरी जानकारी में सर तन से जुदा करने का जो अधिकार है वो संविधान नहीं देता। मेरी जानकारी में संविधान के विरोध में है, मेरी जानकारी में कानून के खिलाफ है। आपकी जानकारी में कानून के सम्मत है क्या? मैं आपको कह रहा हूं ये असंवैधानिक है, इस पे बात ही ना कीजिए। विरोध कीजिए ना सर, इस पे बात कैसे ना कीजिए? लोग नारे दे रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं इसी नारे के साथ में, आप कह रहे बात ना कीजिए सर। देखिए जनाब, हमें अक्सर कहा जाता है भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। आज की तारीख में सर ना मैं वंदे मातरम की बात कर रहा हूं, ना भारत माता की जय के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इंसानियत के नाते बात कर रहा हूं सर। इंसानियत तो हर धर्म में सबसे बड़ी बताई गई है ना माजिद हैदरी। वो इस्लाम हो, वो सनातन हो, वो क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो। गोली मारो सालों को, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होती, तब आप नहीं बोलते कि गोली मारो सालों को, कैसे आप कह सकते? यास्मीन फारूकी, माजिद हैदरी जवाब नहीं दे रहे हैं इस बात का सीधा सीधा। आप इस वाक्य के समर्थन में कि विरोध में है कि सर तन से जुदा? देखिए मैं आपको कह रहा हूं गोली मारो सालों मैं आ रहा हूं आपको इसके अलावा एक बात का सवाल मेरा भी है। जी जी कहना होगा। एक सवाल मेरा भी है आपसे कि क्या बिना कानून, बिना मुकदमा चलाए, बगैर किसी बात के इसके बच्चे ने पत्थर उठाया था हाथ में, उनके घरों पे बुलडोजर चला दो, ये कानून है, ये संविधान है? तो सर तन से जुदा कर देगी कि कानून में ये संविधान है क्या हमारा? एक जगह तो तन से जुदा कर दिया जाएगा या कोर्ट में चलाया जा रहा है साहब, उन्होंने वो सारे बच्चे भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। यास्मीन फारूकी जी, तो सर तन से जुदा किया जाएगा या कोर्ट में जाया जाएगा इसके लिए?
बुलडोजर की बात भी तो कर लीजिए कि बुलडोजर क्यों चल रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है तो किसी का सर उसके धड़ से अलग नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये, जहां बुलडोजर चल रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई हो रही है। कानूनी कार्रवाई, जब नुपुर शर्मा पे कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उन लोगों पे भी कानूनी कार्रवाई वही रटा रटाए जवाब है मैम आपका, वही आप जवाब दे रही है। सुबोई खान, मेरा सिर्फ सवाल ये कि इस बात का विरोध करना है, समर्थन करना कितना मुश्किल हो सकता है कि सर तन से जुदा सही है या गलत है? भाग रहे हो उस सवाल से। सुबोई खान जी, यास्मीन जी, जी मैं इनकी बात का जवाब दे अपना सर से जुड़ा। यास्मीन जी एक सेकंड, आपने एक सवाल यहाँ पर उठाया योगी सरकार को लेकर कि मुसलमान बच्चों के साथ वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे बोलना चाहती हूँ, हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पर हैं। फिर बीच में बोल रही हैं आप, फिर बीच में बोल रही हैं, पूरी तो बात होने दीजिए। राष्ट्र जागरण अभियान में हम भारत प्रवास पर हैं, लेकिन इस अभियान में उत्तर प्रदेश केंद्र है। मैं चाहती हूं कि आप ये बाइट कट करके दिखाएं पूरे देश को। उस अभियान में उत्तर प्रदेश की 75 डिस्ट्रिक्ट्स के हर बच्चे ने, मोस्टली जितने भी बच्चे हमें मिले राष्ट्रवादी बच्चों ने ये कहा कि दीदी अखिलेश यादव की सरकार में तो कोई अगर गुंडा बदमाश भी उनके पास चला जाता था, किसी को 50,000 की गड्डी, किसी को 1 लाख की गड्डी, दारू पार्टी, मुर्गा पार्टी, खास तौर से मुसलमान बच्चों को, क्योंकि वोट बैंक बनाने के लिए अपराधी बनाते थे राजनीतिक संरक्षण में। हम लोग योगी जी के सामने जाने से भी डरते हैं। राष्ट्रवादी बच्चों का कहना है कि हम लोग योगी जी के सामने जाने से डरते हैं कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई, कुछ भी गलत हो गया तो हमें ना उठा के कहीं जेल में डाल दें। ये होता है डर एक सरपरस्त का, एक बड़े भाई का। आप क्या चाहती हैं कि बच्चों को गुंडा बनने दे, बदमाश बनने दे? योगी जी एक ऐसे सरपरस्त हैं जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को अपराधी नहीं बनने देना चाहते हैं। आपके घर में अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसको लॉलीपॉप और लैपटॉप देकर मनाते हैं या 2 थप्पड़ देकर उसको सुधारते हैं? बेकार की बात मत करिए। योगी जी से लोग बच्चे का घर तोड़ दो बगैर मुकदमे के। सारी राजनीति आप लोग यहाँ बैठकर करते हैं। मैं ये पूछती हूँ, आपके हाथ में पत्थर क्यों नहीं है यास्मीन जी? आपके हाथ में पत्थर क्यों नहीं है माजिद? मुकदमा बंद हो गया, पत्थर उन बच्चों के हाथ में है कि किसी आप लोग एयर कंडीशन रूम में बैठकर बच्चों को वर्गलाते हैं और पत्थर उठा के अपराधी बनते हैं वो बच्चे। जैसा देश रतन जी ने बोला, दूरगामी परिणाम नहीं देख रहे आप लोग। उन बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, उन बच्चों को लोन नहीं मिलेंगे। यास्मीन फारूकी जी, इसमें साबित क्या करना है? तस्वीर तो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, उनका भविष्य बर्बाद हो अगर आपके आसपास यास्मीन फारूकी जी टीवी स्क्रीन अगर आप देख पा रही हैं तो 12 से 14 साल के बच्चों के बारे में जो चीजें कह रहे हैं वो तो आपके सामने टीवी पे है। वो कानून की बात हो रही है। नुपुर शर्मा पे मुकदमा चल रहा है तो जो गलत कर रहे हैं मुकदमा चले। अरे यास्मीन फारूकी जी, फिर वही सवाल है, योगी जी जिन लोगों का आप नाम ले रही है मुकदमा चल रहा है, ये बात आप मानती है यास्मीन जी? मुकदमा चल रहा है ना? एसडीपीआई के लोग जेल में हैं। रतन शारदा जी, मुझे बस आप 10 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। यास्मीन जी, मानती है मुकदमा चल रहा है? कानून पर विश्वास है आपका? रतन लाल जी को फिर जेल में क्यों डाला गया? यास्मीन फारूकी जी, कानून पर विश्वास है कि नहीं है आपका? अलग अलग कानून क्यों है? यास्मीन फारूकी जी, कानून पर विश्वास है कि नहीं है आपका? है ना। देश के संविधान पर भी विश्वास है साहब, है। कोर्ट के जजों पर भी विश्वास है। वो तभी तो, अगर सब चीजों पर विश्वास है, मुकदमा दायर होने के बाद केस चलने दीजिए आगे। है साहब, उनकी हिमायत तो कम से कम ना होना जो लोग दंगा कर रहे हैं। अरे सरकार तो, मैं भी तो यही कह रही हूं, उनकी तो कम से कम आप डट करके उनका सामना कीजिए कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अमन पसंद देश के अंदर ऐसी हिंसा करने की, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बच्चों के हाथ में पत्थर देने की। अनंत जी, मैं एक बात और प्लीज लीगली भी बताना चाहती हूँ, मैं लीगली भी बताना चाहती हूँ एक बात, प्लीज। यास्मीन जी, सबसे पहले तो बुलडोजर कोई पत्थरबाजी करने के कारण नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। अगर कोई इलीगल एंक्रोचमेंट है या कोई भी आपने प्रॉपर्टी इलीगली एंक्रोच कर रखी है तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है उसको हटाना। तो कानूनी तौर पे भी ये मत कहिए कि उनको पत्थर चलाने की वजह से उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आप लोग एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करने लगते हैं। दोनों चीजें अलग अलग है। कंपेयर मत करिए। अरे आप कैसे कहीं की तस्वीर कहीं लगाकर दिल में रहम नहीं है। आप वो लोग हो जो हमारे बैठ के बात करते हो, और हमें अपने कर्तव्य का पालन भी करना होता है। यास्मीन फारूकी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और ये माजिद हैदरी बताएंगे कि जो लोग बाकी तो लोग एसी में बैठे हैं,
इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए यास्मीन जी, माजिद हैदरी आखिरी बार सड़कों पर कब थे? लेकिन उससे पहले रतन शारदा जी, सवाल मेरा आपसे है कि इस सवाल का जवाब देना कितना मुश्किल हो सकता है कि जो लगातार नारा लगाया जा रहा है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इसके लोग विरोध में हैं कि समर्थन में? बोलने की हिम्मत नहीं है इनकी, क्योंकि उनके साथ मिले हुए हैं। एक मिनट में जवाब दे देती हूँ। सर तन से जुदा का मतलब क्या है? मैं आ रहा हूँ, मैं मतलब भी समझूंगा आपसे। अपने सर अगली बार जब आपके पास सवाल लेकर यास्मीन जी मैं आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। फिलहाल रतन जी बोल रहे हैं ना, सुन लीजिए, वो बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ जाऊंगा। दे रही हूँ ना रतन शारदा जी, सर तन से जुदा अपना फैसला, सर तन से जुदा है। जिस एसडीपीआई की यहाँ पर ये नुमाइंदी बन के आई हैं, उनके कई मेंबर आरएसएस बीजेपी के वर्कर्स के खून के इल्जाम में केरल में जेल में है। ये हमें सिखाएगा डेमोक्रेसी क्या है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये सेंसे ये हमको हिंदू बड़ा बार बार बदनाम करते हैं। भैया हम तो इतने सहनशील हैं कि आप सालों साल से हमारे कान में लाउडस्पीकर के दसों दिशाओं से डालते हो कि हमारे अल्लाह के सारे जो भगवान है झूठे हैं और केवल मोहम्मदी पैगंबर कोई नहीं है, वो सुन के हमने तो दंगा नहीं किया। यही प्रॉब्लम है, हमें और इनमें यही फर्क है। हम कभी इस तरह की छोटी बात बोले जा रही है, मैंने तो बोला नहीं था। मैं कर सकती हूँ लेकिन मैंने बोला नहीं था, छोटी बात मैंने आपको वही बताया जो सरेआम हमारे साथ हो रहा है। हमने तो कभी नीचे उतर के लड़ाई नहीं की। मैं भी कर सकती हूँ लेकिन हमारे भगवान का क्या, हमने नहीं कहा। हमने कहा आप अपने भगवान को देखिए, अपने भगवान को देखेंगे, इसके बावजूद आप कहते हैं हिंदू आपके विरुद्ध भड़का रहे हैं, और आप कहेंगे पत्थर मारेंगे हमारे बच्चे और चॉकलेट देने आएंगे योगी जी। भाई वाह, यानी चॉकलेट देने के लिए योगी जाएंगे, पत्थर आपके माँ बाप थमाएंगे उनके हाथ में। ये कौन सा न्याय है? क्यों नहीं ये कैसा न्याय है? यहाँ पर योगी जी क्यों नहीं आएंगे चॉकलेट और लैपटॉप लेके? ये आपका कहना है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस तो मुझे भी बहुत है। एक एक करके बात करते हैं यास्मीन फारूकी, एक एक करके बात करते हैं। दुनिया से अधिक अधिकार मिले योगी जी, किसी बच्चे को गलती करने पे वहाँ पर आप लगातार शिकायत करते हैं, चाहे वो किसी आप लगातार जाति, शिकायत किसी भी करते संप्रदाय हैं। का। जहाँ पर बीजेपी ने सारी गवर्नमेंट से अधिक हजारों करोड़ का सहायता देकर स्कूल, मदरसे और कॉलेज चलाए, इसके क्लासेस चलाए माइनॉरिटी के लिए, वहां आप उनको गालियां देंगे? ये आपके एहसान फरामोशी नहीं तो और क्या है? आपका एक एजेंडा है कि आपको मुसलमानों को डरा के रखना है, भड़का के रखना है, सीए में भर्ती करके देना है। योगी जी एक काम कर रहे हैं, बात है, आप चैनल वाले सुनते हो बैठ के, पे करते हैं, टैक्स देते हैं, क्या योगी जी के घर से खिला रहे हैं क्या? योगी जी अपने जेब से दे रहे हैं क्या? ये कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सवाल किया, आपने सवाल किया कि हमारे गवर्नमेंट का माल है, नहीं उतरे, अगर जायदाद जागीर का उतरते तो क्या होता? माफ कीजिएगा, आप योगी जी क्या देंगे उसमें? आप ये चाहते हैं? ये लोग कैसी बातें करते हैं, जैसे राजाशाही की बातें कर रहे हो। आप कैसी बातें कर रही हैं? जिस देश के अंदर सबसे अधिक इज्जत के साथ जो जमात रहती है, जिसको सहायता की जाती है, जो सारी दुनिया से जहाँ तो सहूलतें हैं, वहाँ पर उनकी तारीफ करते रहे। आप गालियां देंगे, आप गालियां देंगे हिंदुओं का हर मोड़ से। आप रतन जी, यास्मीन फारूकी दोनों के पास आते हैं। मुद्दा यहाँ पर ना सरकार की तारीफ करने का है, ना किसी और व्यक्ति की तारीफ करने का है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक बात पर आप लोगों की एक निसंकोच राय जानने का है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अगर ये पत्थरबाजी हुई, देश के अलग अलग हिस्सों को अगर जलाया गया, अगर ये सर तन से जुदा का नारा दिया गया, अगर बच्चों के हाथ में पत्थर पहुंचाए गए, उनको ढाल बनाया गया, तो इस बात की आप लोग भत्सना करने में सक्षम हैं कि नहीं है? इसी सवाल को लेकर मैं सबसे आप सामने था। यास्मीन जी अपनी बात पूरी की, उसके बाद चलूंगा मैं देशरतन निगम जी के पास। यास्मीन जी बताइए, सर तन से जुदा की डेफिनेशन क्या बता रही थी? देखिए, एक तो आपको जो तन से जुदा की बात कर रहे हैं वो खुद के लिए है, जाती खुद के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये कमलेश तिवारी को क्यों फिर तन से जुदा कर किसी दिया? और के तन से जुदा किसका तन से जुदा किया? क्यों कर दिया बताइए ना। अगर उसके अपने लिए कहा तो अगर या तो समझ में नहीं आती है या उर्दू समझते नहीं है, क्योंकि ये हमेशा लैंग्वेज। यास्मीन जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप गलतफहमी है, खुशफहमी है, या आप लोगों को ऐसी गलतफहमी में डालना चाहती हैं? अनंत जी, मैं बस 10 सेकंड में मैं आपके पास सर आ रहा हूँ। देशरतन निगम जी, यास्मीन फारूकी, आपको सिलसिलेवार तरीके से एक सेकंड मैम, एक सेकंड, अब आपने अपना पॉइंट रख दिया कि वो खुद के लिए होता है, खुद के लिए क्यों नहीं था ये बता देता हूं मैं आपको। सिलसिलेवार तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 से 15 हाल ही में जो कथित तौर पर खुद को इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं, कथित तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं।
हम मैं नहीं मानता कि ऐसी शिक्षा देने वाले लोग इस्लाम के ठेकेदार हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम करिए। जो लोग कथित तौर पर ठेकेदार मानते हैं उन लोगों ने सर तन से जुदा का जो मतलब बताया वो ये बताया कि कोई हमारे बारे में कुछ भी कह देगा तो उसका सर हम काट देंगे, गलत निगाह से देखोगे तो निगाहें काट देंगे, गलत हाथ लगाओगे तो हाथ काट देंगे, कुछ बोलोगे तो गर्दन काट देंगे। ये मतलब है, मुसलमानों की लैंग्वेज समझते हैं, ये मतलब है। हमारे खुद के सरतन से जुदा अब हो आप जाएंगे, लोगों को गलतफहमी में डालना चाहती हैं, आप खुशफहमी में, इस बात का मेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। देख शतान निगम नहीं, मैं हक आपकी आदत है यास्मीन जी शांत मैं आऊं सर आपके पास, उससे पहले मैं नीचे दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में T11 की मीटिंग की तस्वीरें हैं जो फिलहाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में जो हिंसा हुई थी उसी को लेकर ये रिव्यू मीटिंग लगातार की जा रही है और कई लोगों को, अब तक सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और ये जो पैनलिस्ट यहां पर बैठ के कह रहे थे कि धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कार्रवाई हर उस इंसान के ऊपर हो रही है जो इस कार्रवाई का हकदार है। ये कार्रवाई हर उस इंसान के ऊपर हो रही है जो कि हिंसा में शामिल था, ये भड़काने में शामिल था। अजय वर्मा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, उससे पहले छोटा सा कमेंट देश शतान जी से। कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए अनंत जी ये जो बात चल रही है ये हिंसक समाज और अहिंसक समाज के बीच का द्वंद्व है। हिंसक समाज अहिंसक समाज पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और पुलिस हर घर दरवाजे पे नहीं बैठ सकती। जो अहिंसक समाज है आपका, उसमें चाहे मुसलमान है, हिंदू है, जो भी है, उनको संगठित होना पड़ेगा और उनके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। समाज को संगठित होना बहुत जरूरी है और समाज ही इस बात का जवाब दे सकता है। दूसरा जी, इन्होंने बात करी अभी की जो कानूनी कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की। पहले मैं बता दूं, ये सब जो गैर कानूनी प्रॉपर्टीज है, और कानपुर से मैं बिलोंग करता हूं, कानपुर में जो गैर कानूनी प्रॉपर्टीज है इन पे कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है बहुत पहले। ये तो आज जो ऊपर उपद्रव करके उनको चिन्हित किया गया, उनकी गैर कानूनी कार्रवाई जिन पे कार्रवाई पूरी हो चुकी है, सारे नोटिस इश्यू हो चुके थे, उस पर कार्रवाई और वो गैर कानूनी संपत्ति डिक्लेयर हो चुकी है। ये और भी जगह भी हुआ है, जैसे आपने मध्य प्रदेश में हुआ था, वहां पर भी डीएम और सबके ऑर्डर्स आ गए थे, तहसीलदार के भी ऑर्डर आ गए थे, कोई हाईकोर्ट भी लोग गए थे, वहां पे वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो इन सब पे कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और इस बात की तस्दीक देश शतान निगम जी इस बात से भी होती है कि जब कानपुर में बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई तो हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद थे और जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे वो कोर्ट के तमाम कागज लेकर के पहुंचे थे कि ये परमिशन मिल चुकी है कि यहां पर ये एनक्रोचमेंट था और इसी को हटाने के लिए बुलडोजर के साथ हटाने के लिए भेजा गया है। आप कोई खुली आंखों से ना देखना चाहे तो उसका ये निजी चयन हो सकता है, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है उसके पीछे की वजह यही है। अजय वर्मा जी, नहीं माजिद दादी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय वर्मा जी, सर तन से जुदा लगातार मैं सवाल पूछ रहा हूं, यास्मीन जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग खुद के लिए कहते हैं, जबकि जो बाकी मौलानाओं के बयान आए थे जो कथित तौर पर इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं उनका बयान वो नहीं था। माजिद हैदरी ने संविधान का पाठ पढ़ा दिया लेकिन बताया नहीं कि सही गलत है। मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कम से कम आप बताएंगे कि सर तन से जुदा का जो नारा है ये सही है कि गलत है। अनंत जी ये तो वो बताएंगे जिसने बयान दिया है। आपकी निगाह में सर? मैं अपनी निगाह के अभी बताता हूँ। मैं तो आपको ये बताता हूँ कि जब 17 में योगी जी आए थे और अब फिर 22 में फिर जीत के आ गए तो कहा कि अब गुंडे या तो जेल में हैं या फिर देश से बाहर हैं, चिड़िया पर नहीं मारेगी, उत्तर प्रदेश अपराध फ्री हो गया है, लोग ताला खोल के सो रहे हैं, दंगे यहाँ होते नहीं है। तो ये क्या सरकार की फेलियरिटी नहीं है कि 9 स्टेट के उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में दंगे हुए, कैसे हो गए, कैसे योगी जी फेलियर हो गए, कैसा प्रशासन फेलियर हो गया, क्या ये देश की जनता से कहीं विदेश प्लीज ये कहीं कोई बांग्लादेश से, अमेरिका से या रशिया से या अफगानिस्तान से तो लोग आए नहीं है हिंदुस्तान में, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने दंगा करा है। तो ये अगर अजय जी साथ ही मांग कर दीजिएगा, साथ में मेरे पास समय बहुत कम बचा, 10 सेकंड मेरे पास है सर मुश्किल से। अजय जी साथ ही मांग कर दीजिए कि जो लोग दंगे में शामिल थे उनका बजाय उनका आधार कार्ड देखे हुए ये ना देखते हुए कि किस धर्म के किस जाति के, उठाइए और पटकिए जेल के पीछे। लॉ एंड ऑर्डर सरकार की ये आप सरकार से अपील कर दीजिए सर, सरकार से अपील कर दीजिए उठाइए पटकिए जेल के पीछे। लॉ एंड ऑर्डर के लॉ तोड़ना सर सरकार से अपील कर दीजिए कि उठाइए पटकिए जेल के पीछे। उनको आप नहीं निंदा करेंगे, नहीं बोलेंगे सर। बहरहाल वक्त की मेरे पास कमी है सर, मैं चर्चा में आगे आप लोगों को वक्त नहीं दे पाऊंगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का राष्ट्रवाद में शामिल होने के लिए। कुछ तस्वीरें सबसे पहले राष्ट्रवाद में आपको दिखा देते हैं। ये सीएम योगी इस वक्त हाई लेवल एक मीटिंग कर रहे हैं जिनमें उनके तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कानून व्यवस्था पर यह मीटिंग हो रही है, सभी जिलों के एसपी इसमें मौजूद हैं, सभी जिलों के डीएम भी इसमें मौजूद हैं।